अगर कंसिस्टेंट है इसका मतलब क्या है कि जो बी है उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, किसके साथ, जो कॉलम वेक्टर्स होंगे ए के 2 4 3 6, और विथ स्केलर कहाँ से आने चाहिए, एक्स के कंपोनेंट से आने चाहिए। तो एक्स का कंपोनेंट क्या होता है, एक्स और वाई, तो इसके कंपोनेंट होंगे। तो एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं, एक्स और वाई फाइंड आउट करते हैं। तो कंसिस्टेंट होगा तब तो ये एक्स और वाई मिलेगा जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन अगर ये कंसिस्टेंट ही नहीं होगा तो अपने को ऐसा कोई एक्स और वाई नहीं मिलेगा जो इसको कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इस 4 8 को मैं इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकता हूँ। सिंपल मतलब ए के कॉलम वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में 4 8 को नहीं लिखा जा सकता है। कब, जब ये इनकंसिस्टेंट होगा। लेकिन अगर कंसिस्टेंट है तो हमेशा एक्स और वाई की वैल्यू अपने को मिल जाएगी। ये पॉइंट क्लियर है सबको। अब ये एक्स और वाई की वैल्यू यूनिक आएगी या इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन आएगा, ये डिपेंड करता है कि हम लोग जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं उसके पास इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है। तो वैसे ये देखो इसके पास इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन आएंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे 7 लिख दूँ तो यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यूनिक सॉल्यूशन बनाना, इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन बनाना ये कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। बट कौन कौन से कंडीशन आते हैं अपने को बस वो पता चलना चाहिए। ये पॉइंट क्लियर है सबको। एक काम करो, इसका सॉल्यूशन निकालो। अब उससे एक पॉइंट बताना है मेरे को, इसका सॉल्यूशन बताओ क्या आएगा। इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। क्या आएगा इसका सॉल्यूशन, क्या आ रहा है इसका सॉल्यूशन, कैसे फाइंड आउट करते हैं। या तो पहले इसको रो एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करके निकालो, या तो सिंपल एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो, ठीक है, उससे भी आ जाएगा। वैसे देखा जाए तो ये दोनों का मतलब एक ही है, तो इसको लिख के कुछ मतलब नहीं होता। वहां पे तो यही करते हैं हम लोग क्योंकि ये दोनों इक्वेशन एक ही है। अब यहाँ से निकालना है 2x + 3y = 4। तो बचपन में ये तो करते नहीं है, उनको सारे सॉल्यूशन वही रहते हैं जिसमें यूनिक सॉल्यूशन है। अब इसमें होगा है या तो एक्स वाई पे डिपेंड करेगा या तो वाई एक्स पे डिपेंड करेगा। तो एक काम कर रहा हूँ, या तो मैं एक्स को के ले लूँ या तो वाई को के ले लूँ। तो किसी एक वेरिएबल पे अपने पास चॉइस है जिसको मैं कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू असाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं y को ले लेता हूँ। 3y = 4, 3y = 4 - 2x, तो y = 1/3 4 - 2x, वेयर x को मैं कोई एक k ले ले रहा हूँ, वेयर k आर्बिट्ररी एलिमेंट, अगर रियल का है तो रियल, अगर कॉम्प्लेक्स का है तो कॉम्प्लेक्स। हुआ क्या, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब ये x की वैल्यू ये फ्री है, मतलब ये x को हम लोग अपने मर्जी से कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, कोई भी वैल्यू असाइन कर दो। ये आर्बिट्ररी एलिमेंट है तो इसका मतलब x पे कोई चॉइस नहीं है, तो x को जितना एलिमेंट कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो इसके पास कितने सॉल्यूशन आ गए, आर्बिट्ररी सॉल्यूशन। तो अपने पास एक फॉर्मूला बन जाएगा कि मैं x को k ले सकता हूँ और y जो है उस पर डिपेंड कर रहा है। क्या था y की वैल्यू 1/3 4 - 2 थी, where k belongs to any complex number, अगर रियल के एंट्री है तो any रियल। तो ये मेरे पास जनरल फार्मूला आ गया। तो अब x को मैं चेंज करूंगा, उसके रिस्पेक्ट में y चेंज होगा। तो कितने सॉल्यूशन आ गए, इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन। अब इसमें होता क्या है, हम लोग एक नया टर्म पढ़ते हैं जिसको कहते हैं फ्री वेरिएबल्स, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स। तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स निकालते कैसे हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम या फिर नंबर ऑफ अननोन्स
कितने वेरिएबल्स, कितने अननोन्स यूज़ कर रहा हूँ मैं, उसमें से कितने नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं रैंक, इसको माइनस कर दो तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स है वो किसके इक्वल आ जाएंगे, n क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ कॉलम या फिर नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 माइनस रैंक कितना है, इसका एक ही रैंक है तो आंसर आ जाएगा 1। तो इसके पास नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स कितने 1, या तो मैं x को फ्री वेरिएबल्स ले लूँ या तो y को फ्री वेरिएबल्स ले लूँ, जिसको अपने मर्जी से वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो एक नया कॉन्सेप्ट आ गया अपने पास नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स का। इसका यूज़ हम लोग कब कब करते हैं, इसका यूज़ हम लोग एक बार डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, वहाँ पे भी ये चेक करते हैं कि कितने नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स हैं। टोटल अननोन में से जितने भी लीगली इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, मतलब जो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, उनको हटा के ऐसे जो कि फ्री है, जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे, मतलब जो स्टार्टिंग में आए थे, जो अभी ये लोग ने मिल के जिसको बनाया है उसको हम लोग नहीं करते। जैसे ये x है, x का यूज़ करके हम लोग y को बना रहे हैं, y खुद से नहीं बना है, x अपने मर्जी से आया था और x का यूज़ करके y आ रहा है, मतलब y जो x पे डिपेंड कर रहा है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट कितने थे, पहले से फ्री वेरिएबल सिर्फ एक ही थे और y उसी का यूज़ करके y आया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स। और वेक्टर स्पेस के अंदर इसी को हम लोग बोलते हैं डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस। जब हम लोग आइगन वैल्यू पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी मल्टीप्लिसिटी पढ़ते हैं, तो सब का आगे चल के यूज़ होता है। या फिर रैंक नलिटी थ्योरम यूज़ करते हैं तो उसमें भी यही होता है रैंक नलिटी थ्योरम में, कि रैंक प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये माइनस करते हैं तो नलिटी, तो जब हम लोग होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लेंगे तो वहाँ पे नलिटी का मतलब और नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स का मतलब सेम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? अपने को क्या क्या पता चला यहाँ से, कि हमको एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया जाएगा, हमको पता है इसके पास 3 पॉसिबिलिटी है, या तो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, या तो इसके पास इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, या तो इसके पास नो सॉल्यूशन होगी। ए जो मैट्रिक्स है वो m क्रॉस n ऑर्डर का है, x जो है वो n क्रॉस 1 ऑर्डर का है, और ये जो है ये m क्रॉस 1 ऑर्डर का है। m को बोलते हैं नंबर ऑफ इक्वेशन, n जो है वो नंबर ऑफ अननोन्स है या नंबर ऑफ वेरिएबल्स, या फिर मैट्रिक्स के फॉर्म में बोले ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है जिसका नंबर ऑफ रोज m है और इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स n है। ये a x और b एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n क्रॉस 1 है और b जिसका ऑर्डर m क्रॉस 1। तो अगर मैट्रिक्स स्क्वायर है तब x और b सेम ऑर्डर के हो सकते हैं, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन है अगर कोई अपने को एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देके यूनिक सॉल्यूशन बोल दे और उसके बाद पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, तो पहला ऑप्शन आता है कि m ग्रेटर देन n, सेकेंड आता है कि रैंक ऑफ a इज इक्वल टू n। जब हमको इनफाइनिटी मेनी सॉल्यूशन के लिए दें तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते, कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, नो सॉल्यूशन के लिए भी कोई कंक्लूजन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, रैंक के केस में एक कंक्लूजन दे सकते हैं कि इनफाइनेटली मैनी के केस में रैंक ऑफ ए कभी n के इक्वल नहीं आ सकता, ये वाला कंक्लूजन दे सकते हैं, क्योंकि n के इक्वल आ गया तो वो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन तो नहीं होगा, सिर्फ ये कंक्लूजन। नो सॉल्यूशन में कोई कंक्लूजन नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ डेफिनेशन का यूज़ कर सकते हैं कि रैंक ऑफ ए, सिर्फ इतना पता है अपने को कि एगुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक और ए मैट्रिक्स का रैंक कभी सेम नहीं हो सकता। इसके केस में हमेशा सेम होगा और n के इक्वल आएगा, इस केस में हमेशा सेम आएगा क्योंकि डेफिनेशन ही है, इन दोनों को मिला के बनता है कंसिस्टेंट, मतलब इसके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। सॉल्यूशन एग्जिस्ट का कंडीशन सिर्फ ये होता है और नो सॉल्यूशन का कंडीशन ये होता है, बट इसमें लेस देन n आता है, इसमें इज इक्वल टू n। तो यहाँ तक अपने को ये पता चला यूनिक सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, ये भी अपने को पता चल गया, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं यही पता चल गया, नो सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं यही पता चल गया। अब होगा क्या, आगे जो हम लोग जो भी पढ़ेंगे तो अपने को पता चलेगा, सिर्फ ऐसा नहीं कि रिजल्ट
बताएंगे उसमें बनते कैसे हैं, वो हम लोग ऑन द स्पॉट बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ने एक नया टर्म डिफाइन किया, फ्री वेरिएबल्स। तो फ्री वेरिएबल्स क्या होते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स में से मैट्रिक्स का रैंक निकाल दो, तो इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स। और नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स कब आते हैं, जब इन्फाइनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। नो सॉल्यूशन के लिए तो कुछ करेंगे ही नहीं, इन्फाइनिटली मेनी सॉल्यूशन के केस में हम लोग नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल कि अपने मर्जी से उसको वैल्यू देते हैं और अपने पास इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन आ जाता है। क्योंकि अगर ये वाला केस आ गया तो इसमें फ्री वेरिएबल्स बचते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि रैंक भी n के इक्वल आ जाता है, तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स 0 आ जाता है। फ्री वेरिएबल्स का आगे बहुत यूज होगा। वैसे वेक्टर स्पेस तो मैंने पहले ही बोला था, वो वीडियो देख लेना और उसके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अपने को ये पता चल गया। एक और नया चीज़ हमने सीखा कि जब मैं ये लिख रहा हूँ ax इज इक्वल टू बी, और जब मैं ये कहता हूँ कि ये कंसिस्टेंट है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस b को मैं लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहा हूँ, किसके साथ, कॉलम्स ऑफ a विथ स्केलर्स, जिसके जो स्केलर्स होंगे फ्रॉम मतलब स्केलर्स आर कंपोनेंट्स ऑफ x, कि b जो यहाँ पे है अगर ये कंसिस्टेंट है, मतलब b को मैं लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ a के कॉलम वेक्टर के साथ, जिसके कोएफिशिएंट कहाँ, जिसके स्केलर कहाँ से आते हैं, x के कंपोनेंट होते हैं। तो ये मेरा कहने का मतलब है। अब ध्यान से सुनो, अब यहाँ से अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब वो ये है, मान लो मैं एक लिख रहा हूँ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और मैं ये कहूँ कि ये कंसिस्टेंट होगा, ये कंसिस्टेंट होगा फॉर एनी बी। कब होगा? अब ये मेरा क्वेश्चन कि किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है फॉर एनी बी, किसी भी बी के लिए। और बी क्या है मेरे पास, बी का ऑर्डर क्या होता है, m क्रॉस n, मतलब ये बिलोंग करता है, सपोज रियल नंबर से कोएफिशिएंट है तो बिलोंग करेगा r/m, अगर कॉम्प्लेक्स से है तो बिलोंग करेगा c/m। तो ये कब होगा? तो बता सकता है कि अगर कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है हर एक बी के लिए, तो इससे क्या इंप्लाई कर सकते हैं हम लोग? डेफिनेशन यूज़ करो कंसिस्टेंट का हर एक बी के लिए। बोलो, पहले तो यूज़ करो कि कंसिस्टेंट का डेफिनेशन क्या था, और अगर हर एक बी के लिए हो गया तो क्या क्लेम कर सकते हैं हम लोग इससे? कंसिस्टेंट का डेफिनेशन क्या है कि ए का रैंक और उसके एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक सेम आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा क्या कंडीशन लगाए कि ये होल्ड हो जाना चाहिए? नहीं नहीं, बी पे कुछ नहीं बोलना, बी पे कौन कर, बी तो ऑलरेडी बोला है ना, हर एक बी के लिए। बी पे कोई कंडीशन है, बी तो हर एक के लिए बोला, फॉर एनी बी ए एक्स इज इक्वल टू बी कंसिस्टेंट होगा फॉर एनी बी बिलोंग्स टू r/m और c/m। तो क्या क्लेम कर सकते हैं हम लोग? थोड़ा ध्यान दो, हम लोग क्या बनाते हैं, एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। यहाँ पे हम लोग b को लिखते हैं, यहाँ पे पूरे a को लिखते हैं। मैं क्या चाहता हूँ कि a का रैंक b के रैंक के इक्वल आए। अरे ठीक है, लेस देन आएगा उससे मतलब नहीं, इक्वल आएगा उससे मतलब नहीं, जस्ट अपने को इक्वालिटी से मतलब, वो n से लेस देन है ग्रेटर देन है उससे मतलब नहीं। कंसिस्टेंट का मतलब सिर्फ यही होता है
और हर एक बी के लिए आना चाहिए। मतलब मैं यहाँ को बी को चेंज भी कर दूँ ना तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो ये दोनों सेम होंगे। तो कब होंगे दोनों सेम? ये दोनों सेम है। ऐसा इसमें क्या कंडीशन, मतलब ए में ऐसा कौन सा कंडीशन लगाऊं कि मैं बी को कुछ भी सेलेक्ट कर लूं, इन दोनों के रैंक पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? कंसिस्टेंट है इसका मतलब ये है हर एक बी के लिए, मतलब बी पे, मतलब बी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बी को कोई भी सिलेक्ट करो, इससे लेना देना नहीं। अच्छा, मैंने एक चीज़ बताया था, इस जो एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का जो रैंक है वो ए के रैंक से ज़्यादा होता है। मतलब जितने इसके रैंक हैं ना उतने इसके तो होंगे ही, उससे ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, देखो रो में जितने भी रो है ना, हर एक रो में एक पीरियड बना देता हूँ। पीरियड मतलब जितने नंबर ऑफ रोज है वो सब आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, कि उसके रो एक्लोन फॉर्म में कोई भी नॉन जीरो रोज नहीं आना चाहिए। अब इसके पास तो चॉइस ही नहीं है। मैंने क्या कहा कि जो ए का रैंक है अगर मैं उसको एम के इक्वल बना दूँ, जितने रोज है हर एक रो में एक पीरियड है, मतलब उसका रैंक एम हो गया। और ये जो बी है ना, ये तो एम क्रॉस वन से आ जा ही नहीं सकता क्योंकि इसके पास एम से ज़्यादा एलिमेंट तो है नहीं। तो इसका मतलब अब इसको मैं इससे आगे तो नहीं लेके जा सकता। और इससे ये भी पता चल गया कि जो एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू एम है, क्योंकि वो एम या उससे ज़्यादा। इससे क्या इम्प्लाई होता है कि जो एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक है वो एम के इक्वल आ जाएगा। मतलब ये दोनों इक्वल आ जाएंगे कब? जब ए का रैंक एम होगा। ए का रैंक एम होगा, इसका मतलब उसके हर एक रो में क्या आने चाहिए? पीरियड आने चाहिए। मतलब उस मैट्रिक्स का रैंक अगर m के इक्वल आ जाता है, नंबर ऑफ रोज के इक्वल, या फिर ये कह सकते हैं कि जितने भी रो है इसमें a के अंदर, उसका हर एक कॉलम में क्या आना चाहिए, हर एक रो में क्या आना चाहिए? पीरियड आना चाहिए। ये पॉइंट क्लियर है? तो सिंपल हम लोग बोलेंगे किसी भी मैट्रिक्स का रैंक अगर m के इक्वल आता है, इफ़ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ a इज इक्वल टू m। अगर a का रैंक m है तो इसकी मतलब ये नेसेसरी है कि इसका जो रैंक है वो m के इक्वल आना चाहिए। और अगर इसका रैंक m के इक्वल आ गया तो इसका मतलब वो कंसिस्टेंट। तो ये इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन। ये पॉइंट क्लियर है सबको? तो ये रिजल्ट याद रखना है कि जब भी मैं ये बोलता हूँ कि कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है हर एक बी के लिए, मतलब बी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बी कोई भी चेंज करो, आपका जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट होगा फॉर एनी बी। ऐसा तभी पॉसिबल है जब उस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का जो रैंक है वो m के इक्वल आना चाहिए। ये एक और रिजल्ट आ गया अपने पास, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये अपने पास नॉन होमोजीनियस के सारे रिजल्ट हो गए। यहाँ तक क्लियर है सबको कि यूनिक होगा तो अपने पास m और n पे कंडीशन क्या है, उसके रैंक पे कंडीशन क्या है, कंसिस्टेंट होगा तो कंडीशन क्या है, फ्री वेरिएबल्स क्या होता है ये पता चल गया। कंसिस्टेंट है तो उसका मतलब क्या होता है कि b को हम लोग क्या कर सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। a के कॉलम वेक्टर विद स्केलर बिलोंग्स टू कॉम्पोनेंट ऑफ x। उसके बाद हम लोग ने ये बोला कि अगर किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या बताना है, कंसिस्टेंट बनाना है किसी भी बी के लिए, तो अपने पास कंडीशन क्या आ जाता है कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एम। अच्छा, एक साथ में यही बता दो, ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन फॉर एनी b belongs to R/n। इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग, रैंक ऑफ a इज इक्वल टू n। m इज इक्वल टू n।
रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू, क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग? सिंपल लास्ट रिजल्ट का ही कॉन्सिक्वेंट है ये। बोलो क्या आएगा? क्या बोल सकते हैं इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, इससे पहले अपने को सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन दे के बोल रहा था, लेकिन अब अपने को क्या बोल रहा है वो, एक और कंडीशन लगा दिया उसमें, 1 भी ट्रू होगा, 2 भी ट्रू होगा और 4th भी ट्रू होगा। पहले मान लो ये सारे बी के लिए नहीं बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि m ग्रेटर देन इज इक्वल टू n, रैंक ऑफ a इज इक्वल टू n। ये पुराना रिजल्ट है अपना। पुराना मतलब कौन सा? जब कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ये इम्प्लाई करते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं बोला था कि फॉर एनी बी। यूनिक मतलब कंसिस्टेंट भी है, और कंसिस्टेंट के लिए रिजल्ट क्या आ गया, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू n। रैंक ए एम के भी इक्वल है, एन के भी इक्वल है, तो इसका मतलब एन एम के इक्वल आ जाएगा। तो इससे ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, और ये तो यूनिक सॉल्यूशन का डेफिनेशन है, ये फॉर एनी बी का डेफिनेशन है, और इन दोनों का यूज़ करके ये मिल गया। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो जब भी ये बोले कि कोई भी ए एक्स इज इक्वल टू बी यूनिक सॉल्यूशन है फॉर एनी बी बिलोंग्स टू आर एस टू एम, तो इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसका रैंक इसके इक्वल आना चाहिए, एन के इक्वल आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो आना चाहिए। तो जो भी उसके रिजल्ट निकलते वो सब पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी जो होमोजीनियस वाला रहेगा और रिलेशन बिटवीन होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस वो नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। तो जो हम लोग ने अभी पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये नेट का क्वेश्चन है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 5, x प्लस 2y माइनस के जेड इज इक्वल टू 4, वेयर k बिलोंग्स टू रियल नंबर, और कह रहा है कि इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, और वो किस वैल्यू के लिए होंगे, k इज इक्वल टू 0 के लिए होंगे, k इज इक्वल टू 1 के लिए होंगे, k इज इक्वल टू 2 के लिए होंगे, या k इज इक्वल टू 3 के लिए होंगे। क्या दे रहा है इसमें कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो k की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी कि जिसके लिए इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगी। बोलो। बोलो क्या आ रहा है आंसर? k इज इक्वल टू 2। देखो सिंपल ऑब्जर्वेशन है, इससे देखो पहले तो मैं कुछ रिजल्ट बता देता हूँ। इनफाइनेटली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, इसका मतलब जो a का रैंक इसके एगुमेंटेड का रैंक लेस देन 2 आना चाहिए, और लेस देन n आना चाहिए। n क्या है 3। अब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है,
और उसका रैंक अगर 3 से लेस देन है, तो इससे हम लोग ये क्लेम कर सकते हैं कि जो ए का डिटर्मिनेंट है वो 0 आ रहा है, क्योंकि रैंक अगर लेस देन एन है तो डिटर्मिनेंट 0। तो एक तो क्या करो, इसके कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लो और उसको 0 के इक्वल पुट कर दो, तब वैल्यू आ जाएगी। या फिर अब हम लोग ने खुद बनाना सीख लिया है कि कैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब अगर ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, इसका मतलब क्या होगा कि या तो इसकी रैंक 2 होगी या तो इसका रैंक 1 होगा। अब ध्यान से देखो थोड़ा, ये सिंपल पता चल रहा है ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसको 1 से, तो मतलब ये दोनों आपस में कैसे लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अब इसमें से कोई एक बाकी दूसरे का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा या तो किसी एक का लीनियर मल्टीपल होगा। ना तो ये इसका लीनियर मल्टीपल है, ना ही ये इसका लीनियर मल्टीपल है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों का यूज़ करते हैं। इस x को कैसे बनाया गया है, दोनों को ऐड करके तो बनाया नहीं गया है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी नहीं आएगा। इधर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 में से 1 को माइनस करते हैं। ये देखो, ये 1 ये 2, मतलब जस्ट माइनस तो किया है यहाँ पे। मतलब अगर 2 माइनस 1 करूँगा तो 1 आंसर आएगा, 3 माइनस 1 करूँगा तो कितना आंसर आएगा 2। तो इसका मतलब जब मैं माइनस वन करूँगा तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, के की वैल्यू। के नहीं, किसका, माइनस के, तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी। तो या तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लो या तो ऑब्जर्वेशन से कर लो। अगर सीधे सीधे समझ में आ जा रहा है कि n क्रॉस n मैट्रिक्स है और इनफाइनाइट कह रहा है तो डिटर्मिनेंट 0, तो सीधे सीधे मैट्रिक्स निकाल लो, जितना स्पीड में कैलकुलेट कर सकते हो मैट्रिक्स वो अच्छा है। अगर सिंपल ऑब्जर्वेशन दिख रहा है तो ऑब्जर्वेशन से कर सकते हो। क्लियर है पॉइंट। और वो दिख भी जाता है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता, समझ में आ जाता है कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिलेगा, और ये दोनों आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब मैट्रिक्स का रैंक 2 है, तो ये क्या आ जाएगा। क्लियर है ये। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। अब एक क्वेश्चन आया था जून 2016 में, कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है ए जो कि n क्रॉस m मैट्रिक्स है, और जो b है ये एक n क्रॉस 1 वेक्टर है विथ रियल एंट्रीज। सपोज कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, इसमें स्मॉल यूज़ किया, ठीक है, और जो x है वो बिलोंग कर रहा है, अगर ऐसा कुछ दिया है तो वहाँ पे लिख देता है कि x है क्या, और ये एडमिट कर रहा है एक यूनिक सॉल्यूशन, देन वी कैन कंक्लूड। इससे क्या कंक्लूड कर सकता हूँ कि मतलब जब ये पता चल जाए तो इसका जस्ट कॉन्सिक्वेंट क्या होगा, ठीक है, क्या n ग्रेटर देन इज इक्वल टू n आएगा, या n ग्रेटर देन इज इक्वल टू m आएगा, या फिर n इज इक्वल टू m आएगा, या फिर n ग्रेटर देन m आएगा। बोलो क्या आएगा इसमें से। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर तुरंत पता चलेगा। बोलो क्या आएगा आंसर। हेलो, अरे अभी यही स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं ना हम लोग। बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से। अरे ये n क्रॉस
बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से? थ्री एन इज इक्वल टू एम। टू ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या रिजल्ट था अपने पास? ए एक्स इज इक्वल टू बी। अगर m क्रॉस n ऑर्डर का कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये एक कॉलम वेक्टर है n क्रॉस वन ऑर्डर का, ये एक कॉलम वेक्टर है m क्रॉस वन ऑर्डर का, ठीक है। उसके बाद एक कंडीशन लगा दे कि इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है, तो इम्प्लाइज दैट m ग्रेटर देन इज इक्वल टू n और रैंक ऑफ a इज इक्वल टू n। ये तुरंत इम्प्लाई करते थे। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, n क्रॉस m कर दूँ, इसको m क्रॉस वन कर दूँ, इसको n क्रॉस वन कर दूँ, तो n ग्रेटर देन इज इक्वल टू m, रैंक ऑफ a इज इक्वल टू m। अब देख लो, इससे कंपेयर कर लो। मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस n, b जो है ये n क्रॉस वन ऑर्डर का कॉलम वेक्टर है, और जो x वो बिलोंग कर रहा है r टू m को, तो क्या इम्प्लाई होगा? n इज इक्वल टू m। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहले हम लोग m क्रॉस n में करते थे, इसने चेंज कर दिया, बट उसको चेंज करने से कुछ नहीं होता है। अब ये इक्वेशन है, ये कॉलम है। पहले m इक्वेशन था, n कॉलम, अरे n वेरिएबल था। अब n इक्वेशन हो गया, m वेरिएबल हो गया, n रो हो गया, m कॉलम हो गया, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये क्वेश्चन डायरेक्ट है, इसमें कुछ नहीं करना था, जस्ट अपने को रिजल्ट पता होना चाहिए था कि जब यूनिक सॉल्यूशन आते हैं तो अपने को ये पता होना चाहिए कि उसके पास जो नंबर ऑफ रोज होते हैं वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। अब एक क्वेश्चन आया था दिसंबर 2017 में, एक मैट्रिक्स दिया है और एक कॉलम मैट्रिक्स दिया है b, स्मॉल b, और उसके बाद कह रहा है कि ax इज इक्वल टू b ओवर द रियल नंबर, मतलब 1 माइनस 1 1 1 1 1 2 3 अल्फा 1 3 अल्फा। देन इसमें कुछ बोला नहीं है कि सिस्टम के पास क्या होगा, तो सब ऑप्शन में पूछा है कि इसके पास ओवर द रियल नंबर्स, ओवर द रियल नंबर्स कह रहा है नो सॉल्यूशन होगा, मतलब इसके पास नो सॉल्यूशन होगा जब भी b की वैल्यू व्हेनेवर b इज नॉट इज इक्वल टू 7। सेकेंड कह रहा है इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे जब भी अल्फा की वैल्यू 7 के इक्वल नहीं होगी। थर्ड कह रहा है कि इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे इफ अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज नॉट इज इक्वल टू 7। और फोर्थ कह रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा इफ अल्फा इज नॉट इज इक्वल टू 2, ठीक है। देखो 3 to 4 मिनट बचा है, अगर इतने में हो गया तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बताओ क्या आएगा आंसर? मतलब अपने को कुछ बोला नहीं है, अपने को वो सारे पॉसिबिलिटी देखने हैं इसके कि किस वैल्यू के लिए इसके पास नो सॉल्यूशन होगा, किस वैल्यू के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, और किस वैल्यू के लिए इसके पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ए गिवन है, बी गिवन है, यूज़ करो जस्ट सिंपल। अपने को पता भी चल रहा है कि फर्स्ट और जो सेकेंड है वो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। थर्ड वाले को अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट बनाना है या नो सॉल्यूशन बनाना है, ये अपनी पॉसिबिलिटी है। इसमें बीटा भी है, ये कुछ बीटा तो कुछ दिए ही नहीं इसमें, कैसा क्वेश्चन है, बीटा तो है ही नहीं इसमें। बीटा कहाँ पे यार? दिसंबर 2017 तो मैं क्वेश्चन चेक करता हूँ, इसमें बीटा तो गिवन ही नहीं है। ये अल्फा नहीं है, ये बीटा है।
ठीक है। आया किसी का? जल्दी बताओ तो लेक्चर एंड हो जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना। फिर क्या करना है इसमें, इन्फाइनिटली मेनी सॉल्यूशन के लिए अपने पास कंडीशन क्या था कि इन दोनों का रैंक n के कम, n से कम आना चाहिए, मतलब इस सबको जीरो करना है। तो जो इक्वालिटी वाला केस आएगा, दोनों मतलब ये वाला जो भी यहाँ पर बनेगा वो भी जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो होना, तो उसके लिए इन्फाइनिटली मेनी सॉल्यूशन। और जब यूनिक सॉल्यूशन बनाना है, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, जस्ट इसको नॉन जीरो बता दो, तो इसकी रैंक जो होगी वही उसके एग्रीमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक होगी, तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। सिर्फ इसको नॉट इक्वल टू जीरो बताना है, वो भी किस फॉर्म में, इसका रो एक्लन फॉर्म में। तो पहले इसको रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद सिर्फ इसको नॉन जीरो ले लो, तो जिस वैल्यू के लिए नॉन जीरो आएगा, या फिर इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अगर इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आएगा तो वो रैंक 3 आ जाएगी, तो उस पॉइंट के लिए यूनिक सॉल्यूशन आएगा जिस पे वो नॉन जीरो आएगा। ठीक है, जब इन्फाइनिटली मेनी सॉल्यूशन लेना है तो वो इक्वालिटी वाला केस आएगा, दोनों को जीरो लेना पड़ेगा। तो जिसमें भी नॉन जीरो बोल रहा है ना, तो उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो कभी नहीं होगा, इनफाइनाइट माइनस सॉल्यूशन दोनों इक्वल टू जीरो आएंगे। ठीक है, थर्ड केस क्या आएगा, जिसमें नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, ये तो जीरो ले लो बट ये नॉन जीरो आना चाहिए, क्योंकि दोनों जीरो आ गया तो इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि दो रैंक तो है नहीं इसका, ये तो क्लियरली पता चल रहा है। इसके बाद नो सॉल्यूशन के लिए दोनों इक्वल नहीं आने चाहिए, और अगर ये दोनों नॉन जीरो आ गया तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसको सॉल्व करना, रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर अल्फा और बीटा पे कंडीशन लगाना है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट वीक में, क्योंकि इस वीक में तो अभी रियल का रहेगा, लीनियर का लेक्चर नेक्स्ट वीक में होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना इसमें, क्योंकि एक बार ये समझ में आ गया ना तो फिर आगे सिंपल है। नॉन होमोजीनियस में कुछ और सिंपल हो जाता है, उसमें नो सॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट भी हट जाता है। खाली प्रॉब्लम होता है जब रिलेशन देखते हैं यूनिक होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस पार्ट का। नॉन होमोजीनियस समझ में आ गया तो होमोजीनियस बहुत सिंपल है। चलो।